हेलो गाइज, मेरा नाम है राज शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 11 के पार्ट नंबर 2 में, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों के बारे में जानेंगे, भारतीय संविधान में अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया और इन अधिकारों में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से हम लोग स्वतंत्र होकर काम कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। उससे पहले अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें भारतीय संविधान में अधिकारों की, तो अधिकार वे दावे होते हैं जिनको समाज मान्यता देता है और राज्य संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। मतलब कि अधिकार वे दावे होते हैं जिनको हम जैसे लोग, हम आप भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वह इसको मान्यता देते हैं और जो हमारी चुनी हुई सरकार है वह इसको संरक्षण प्रदान करने का काम करती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो अधिकार होते हैं राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति कैसे स्वतंत्र होकर काम कर सकता है। ठीक है, तो अधिकार इसलिए ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं अधिकारों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो अधिकारों के बिना जो मनुष्य होता है उसका सभ्य जीवन व्यतीत कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें अधिकारों की ज़रूरत पड़ती है। अधिकार रहित मानव की स्थिति किसी बंद पशु या पक्षी के समान हो जाती, अतः सभ्य जीवन का मापन अधिकारों की व्यवस्था से किया जाता है। मतलब जिसके पास अधिकार नहीं होंगे उसकी ज़िंदगी जो होती है वो किसी बंद या पशु या पक्षी के समान हो जाती है। इसलिए जो सभ्य जीवन का मापन है वह अधिकारों से किया जाता है कि अधिकार हमारे पास किस प्रकार के हैं। अधिकार हमें मानसिक रूप से मजबूत करते हैं, भौतिक रूप से मजबूत करते हैं और नैतिकता हमारे अंदर जगाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अधिकार जरूरी होते हैं। बात करते हैं अधिकार के घोषणा पत्र की, तो प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिनकी सरकार सदैव मान्यता देगी। ठीक है, तो हम जैसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, अधिकार हैं जिनकी सरकार हमेशा रक्षा करेगी। संविधान में जितने अधिकार लिखे गए हैं, जितने अधिकारों का वर्णन किया गया, उसी को हम लोग अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, बात हो गई अधिकारों के घोषणा पत्र की। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकते। मतलब ये मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, ये तीसरे भाग में, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो तीसरे भाग में वर्णित किए गए हैं और ये वो अधिकार होते हैं हर भारतीय नागरिक के पास प्रदान किए गए हमारे संविधान द्वारा, और इन अधिकारों को किसी भी समान स्थिति में सीमित नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इसको सीमित करने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय, इसकी सुरक्षा और पैरवी करने का काम करता है। बात हो गई मौलिक अधिकारों के बारे में। अब जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं ये हमारे कौन कौन से भागों में दिए गए, कौन कौन से अनुच्छेद में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है। तो समानता के अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 में देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में देखने को मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे अनुच्छेद 23 से 24 में देखने को मिलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25 से 28 में देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हमें 29 से 30 में देखने को मिलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें 32 में देखने को मिलता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 32 है वो जितने भी अधिकार हमारे पास मौजूद हैं उनकी सुरक्षा करने का काम करता है। अब बात करते हैं एक एक करके सभी अधिकारों के बारे में। तो समानता का अधिकार सबसे पहले आता है, तो उसके बारे में बात करें तो जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव आज के समय में चल रहे हैं उन्हीं को खत्म करने के लिए हमारे अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार दिए गए हैं। अब 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समान व कानून का समान संरक्षण, चाहे वो अनिल अंबानी हो या एक रिक्शा चलाने वाला सामान्य व्यक्ति, सभी कानून के लिए बराबर हैं और सभी को कानून एक लकड़ी से नापेगा। अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, रोजगार के अवसर की समानता, मतलब रोजगार में जब अवसर मिलेंगे तो सभी को समान रूप से मिलेंगे। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत की समाप्ति, मतलब जितनी तरह की संकीर्ण बीमारी आज के समय में समाज में है, जैसे कि छुआछूत, ये तो आज के समय में कम हो गई। ये किसकी वजह से कम हो पाई, अनुच्छेद 17 की वजह से। तो अनुच्छेद 17 हमें बताता है छुआछूत हम लोग नहीं करेंगे। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, पदों का अंत, मतलब कि जब अंग्रेजों का समय था तो उस समय हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में कि सर या लॉर्ड नाम से टाइटल लगाए जाते थे, तो उन टाइटल्स का अंत हुआ अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, पर कुछ एक्सेप्शन है आज के समय में, जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं और जो आर्मी में काम करने वाले लोग हैं वो अपने नाम के आगे अपना पद लगा सकते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, तो अनुच्छेद 19 से 22 में इसको सुरक्षित किया गया है।
कानून के दायरे में रहकर चिंतन, अभिव्यक्ति तथा कार्य करने की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। ठीक है। अनुच्छेद 19 की तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक ढंग से किसी सभा को करने की स्वतंत्रता और भारत में कहीं भी आने जाने और रहने की स्वतंत्रता हमारे पास अनुच्छेद 19 हमें प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। 19 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों के संरक्षण के अधिकार, जो आज के समय में सरकारी वकील देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी दोषी सिद्ध व्यक्ति के कई सारे अधिकार होते हैं, तो उसको सुरक्षित करने का काम हमारा अनुच्छेद 20 करता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार, और ये एक ऐसा अधिकार है जो कि आपातकाल जैसी सिचुएशन में भी नहीं हटाया जा सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसको किसी भी सिचुएशन में नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार, मतलब कई सारे जो लोग होते हैं जो आज के समय में जेलों में बंद हैं, उनके भी कई सारे अधिकार होते हैं, तो उनके अधिकार दिलाने का काम हमारा अनुच्छेद 22 करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करें तो देश में हो रहा निरंतर शोषण को रोकने के लिए इस अधिकार का निर्माण किया गया और इस अधिकार को अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में रखा गया। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूरी पर निषेध, मतलब किसी भी मानव के साथ हम लोग दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो अनुच्छेद 23 उस पर सजा दिलवाएगा। और जो बंधुआ मजदूरी है उस पर पूरी तरीके से बैन लगवाना, मतलब किसी को हम लोग ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते किसी से। और 24 क्या कहता है? जोखिम वाले जितने भी काम हैं वहाँ पे बाल मजदूरी नहीं होगी। ठीक है। आज के समय में बाल मजदूरी का सिनेरियो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये अधिकार जो हैं वो हमारे 25 से 28 में लिखे गए। अब इन अधिकारों के अनुसार भारत में सभी धर्मों के समान रूप से आंका जाएगा, मतलब किसी को ज़्यादा या कम नहीं आंका जाएगा। अनुच्छेद 25 की बात करें तो भारत में कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, वह उसका पालन कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 25 हमें इसकी आज़ादी देता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों पे प्रबंध की स्वतंत्रता। आज के समय में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हो पाते हैं तो अनुच्छेद 26 इसकी आज़ादी देता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक बाबतों पर करों की छूट, मतलब किसी भी धार्मिक कार्य पर कर नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? किसी शिक्षा स्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब आज के समय में जितने भी प्राइवेट स्कूल आप देख रहे हो, कॉलेज देख रहे हो या सरकारी स्कूल कॉलेज देख रहे हो, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देने का प्रबंध नहीं किया है और इसकी आज़ादी हमें नहीं देता अनुच्छेद 28। ठीक है। बात करें सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार की, तो इस अधिकार के अनुसार अल्पसंख्यक समूह को अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, मतलब जितनी भी माइनॉरिटीज़ आज के समय में हमारे देश में प्रेजेंट है तो उनको अपनी संस्कृति बचाने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। और इसके तहत 2 अनुच्छेद लेके आए गए, 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, मतलब उनकी भाषा और संस्कृति को बचाया जा सकता है, इसके लिए अनुच्छेद 29 कार्य करता है। अनुच्छेद 30 की तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा स्थान, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक अपना अगर शिक्षण शैक्षिक स्थान बनाना चाहता है तो बना सकता है, इसी के तहत मदरसे वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है। बात हो गई अनुच्छेद 29-30 की। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए भी एक अनुच्छेद लेके आए गए हैं जिसका नाम है अनुच्छेद 32 का और खा। इसके तहत जो व्यक्ति है अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट वो रिट या पत्र लिखकर अपनी जो समस्या है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व करवा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 32 इसकी आज़ादी देखता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो इसका गठन कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। 1993 के अंतर्गत इसकी जो स्थापना है वो की गई थी और ये आयोग देश के मानव अधिकार का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है, मतलब इसके तहत जितने भी अधिकार बनाए गए हैं चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, उसका सही तरीके से पालन पोषण हो रहा है उसका देखने का काम हमारा ह्यूमन राइट कमीशन का होता है। ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, तो इसको हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसको हम लोगों ने कहाँ लिया? तो इसको हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया।
राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के साथ ही विकसित हुए, मतलब जब संविधान बन रहा था तभी इनको भी संविधान में ऐड किया गया। इन तत्वों का काम एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किए गए। भारतीय संविधान का भाग 3 तथा 4 मिलकर भारतीय संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं और इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन व वास्तविक तत्व निहित है। मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 जो हैं वो भारतीय संविधान के आत्मा और चेतना कहलाते हैं। अब बात करें मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो भारतीय नागरिकों के कई सारे मौलिक कर्तव्य हैं जिनकी कुल संख्या 11 देखने को मिलती है, जिनका पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, और इन मौलिक कर्तव्यों को कब हमारे संविधान में जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसार इन मौलिक कर्तव्यों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। ठीक है, और इनको हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो इनको हम लोगों ने रूस के संविधान से लिया। भारतीय मौलिक कर्तव्यों में संविधान का पालन करना, तिरंगे का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, जैसे कुछ विचार सम्मिलित हैं। ठीक है, इनमें बताया गया कि हमको तिरंगे का सम्मान कैसे करना है, भारतीय राष्ट्रगान का सम्मान कैसे करना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, जैसे कुछ कर्तव्य शामिल हैं। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच में अंतर की। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, तो मौलिक अधिकार जो हैं अगर इनका हनन होता है तो डायरेक्ट हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वहीं अगर नीति निर्देशक तत्वों का हनन किया जाता है तो इसके लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक तरीके से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे अधिकारों में सम्मिलित हैं। बात करें नीति निर्देशक तत्व कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकते, इनका कभी भी निषेध नहीं किया जा सकता। वहीं मौलिक अधिकार कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे इनका अधिकारों का निषेध किया जा सकता है, जैसे कि आपातकाल जैसी कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे इनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जाकर होता है वीडियो हमारा समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, पर इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है नया वीडियो बनाने के लिए। इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें।